हिंदी कहां पहुंच गई, चिंता वही है। आज हम किस हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं, किस हिंदी पर आज की जो नई पीढ़ी है। अभी मैं श्याम जी से यही बात कर रहा था, भाई ओझा जी से, कि हिंदी कहां जीवित है। आज आवश्यकता यह है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हिंदी की शुद्धता कम से कम मालूम होनी चाहिए। आज इस देश में आईएएस की परीक्षा में एक बार सवाल यह भी आया था कि हिंदी वर्णमाला के आप इंटरव्यू में, सॉरी परीक्षा में नहीं, कि हिंदी वर्णमाला को एक बार बोल के दिखाइए। और दरबार की ये वो व्यक्ति जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड था, वो हिंदी वर्णमाला को नहीं बोल पाया। हमको एबीसीडी आती है हमारे बच्चों को, लेकिन हमारे बच्चों को छोटा बड़ा नहीं आता। अद्भुत कहां जा रहे हैं। चलिए इसी हिंदी की इस परंपरा पर आज यही विषय है, विश्व क्षितिज पर हिंदी के बढ़ते हुए कदम। अगले वक्ता के रूप में हमारे मध्य मौजूद हम प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह से अनुरोध करेंगे, आप आए और अपने विचार आज के इस अवसर पर प्रकट करें। अद्भुत व्यक्तित्व है, आपका कृतित्व बहुत बड़ा है। नमन वंदन करते हुए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें प्रोफेसर सिद्धेश्वर सिंह जी का। मंचस्थ विद्वत मंडली, भाइयों एवं बहन, हिंदी न केवल जनभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है, बल्कि विश्व भाषा है। हिंदी केवल खड़ी बोली नहीं है, हिंदी बोलियों का समूह है। आप जानते हैं कि भाषा विज्ञान में हम लोग हिंदी की कई रूपों में याद करते हैं। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी हिंदी को वैश्विक पहचान देती है गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के माध्यम से। इसके बाद पश्चिमी हिंदी जिसको हम कहते हैं, उसमें खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बांगरू है, कनौजी है। ब्रजभाषा ने अनेक विभूतियों को जन्म दिया रचनात्मक धरातल पर। केवल सूरदास नहीं, केवल बिहारी लाल नहीं, उसने घनानंद को जन्म दिया, जिसने प्रेम पीर की रचना के माध्यम से प्रेम को आध्यात्मिकता के धरातल पर प्रतिष्ठित किया। हिंदी किसी जाति विशेष की भाषा नहीं है, हिंदी मानवता की भाषा है। और मानवता की भाषा के रूप में, मूल्यों की भाषा के रूप में, शिक्षा की भाषा के रूप में, संस्कृति की भाषा के रूप में, अध्यात्म की भाषा के रूप में केवल भारत में ही प्रतिष्ठित नहीं है, विश्व के अनेक देशों में हिंदी वैश्विक अस्मिता प्राप्त भाषा है। गुयाना, ट्रिनिडाद, सूरीनाम, रूस, अमेरिका, जापान, पहाड़ी भाषा के रूप में नेपाल, सब में हिंदी को स्थान प्राप्त है। हिंदी केवल हिंदी भाषियों की भाषा नहीं है, हिंदी सर्व जातीय भाषा है। रसखान को कौन भूल सकते हैं, रहीम को कौन भूल सकते हैं, डॉक्टर फादर कामिल गुल के बेल्जियम से
रांची विश्वविद्यालय में पहले रांची आते हैं पादरी के रूप में, हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करते हैं। रांची विश्वविद्यालय में वह हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्य करते हुए विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त होते हैं और उन्होंने रामचरितमानस पर शोध कार्य किया। ईश एलिसेव को कौन नहीं जानता है, वाराणिकोवा को कौन नहीं जानता है। आज किसी विद्वान बंधु ने बताया, देश ही नहीं विदेश के विश्वविद्यालयों में हिंदी अपनी पहचान रखती है, उसमें पढ़ाई होती है। इसलिए नहीं कि हिंदी भाषा मात्र है, हिंदी भारत की सांस्कृतिक पहचान है। हिंदी इंसानियत की भाषा है विश्व में। राशिद ने कहा, बनाकर दिलों को मोहब्बत का मंदिर, जलाते सदाकत की हम आरती हैं। हमें जाति मजहब से मतलब नहीं है, जो भारत में रहते हैं सब भारतीय हैं। हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्र की एकता और अखंडता की भाषा है। हिंदी स्वतंत्रता की भाषा है, केवल भारत की स्वतंत्रता की भाषा नहीं है, संपूर्ण विश्व की स्वतंत्रता की भाषा है। इसीलिए विश्व क्षितिज पर समन्वय और सांस्कृतिक भाषा के रूप में हिंदी प्रतिष्ठित है। वो कहते कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत की भी भाषा है। भारतीयता को प्रतिष्ठित करने वाली भाषा है। विश्व के क्षितिज पर न केवल अपनी पहचान बनाने वाली भाषा है हिंदी, बल्कि भारत की पहचान बनाने वाली भाषा है। क्यों? क्योंकि मूल्य और मनुष्यता की भाषा है। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में कहा, कुरुक्षेत्र महाभारत की कथा पर लिखी हुई एक काव्य कृति है, लेकिन विश्व को मानवता का संदेश देने वाली वह कृति है। स्नेह सिंचित न्याय करनो विश्व का निर्माण। श्रेय उसका मनुज में समता विधायक ज्ञान, स्नेह सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण। नव विश्व का निर्माण करने वाली भाषा है, इसलिए विश्व भाषा है। राजभाषा के रूप में हिंदी भले प्रतिष्ठित नहीं हो, सर्वमान्य नहीं हो, क्षेत्रवाद, बोलियों के आपसी संघर्ष की शिकार है हिंदी। क्योंकि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ना, मेघालय की जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ना, हम भारतीयों को रक्त और रंग से तो भारतीय रहने देती है, संस्कार से, नैतिकता से, बुद्धि से, आस्वाद से अंग्रेज बना देती है। और नकल की प्रवृत्ति हमने बहुत ज्यादा है। हम साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, छायावाद से लेकर आज की विभिन्न साहित्यिक विधाओं में हम नकल तो देखते हैं। और रोमांटिसिज्म में छायावाद, प्रोग्रेसिव राइट, प्रगतिवादी हिंदी प्रगतिवाद, फॉर्मलिज्म, रूपवाद, न्यू पोएट्री, नई कविता। हमारी जो हिंदी की विरासत थी, अवधी में, बघेली में, छत्तीसगढ़ी में, अवहट में, ब्रजभाषा में, कैमरे को वाले पास लगा दे। अब हम उनको महत्व नहीं दे रहे हैं। अंग्रेजी साहित्य का अनुवाद हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए जाते जाते मेघालय ने भारतीयों पर टिप्पणी की थी
जब तक कि वह दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है, लेकिन सच। चैनल दोनों में थे। इंग्लिश इन ब्लड, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इंटेलेक्ट एंड मोरल। गुलामी की जो मानसिकता हमारी है, मैं बिहार में हूं तो मगही बोलता हूं, भोजपुरी बोलता हूं, अंगिका बोलता हूं, मैथिली बोलता हूं। मैं आपके यहाँ हूं तो हिंदी बोलता हूं। इसलिए हिंदी मारे नहीं मरेगी, क्योंकि हिंदी जिजीविषा की भाषा है, हिंदी संघर्ष की भाषा है, हिंदी स्मिता की भाषा है। झारखंड में रांची विश्वविद्यालय में मैं शिक्षक रहा, हिंदी प्राध्यापक। आप जान लीजिए कि झारखंड में केवल एक बोली नहीं बोली जाती है, दर्जनों बोलियां बोली जाती हैं। मुख्य बोली जो है सर वहां मुंडारी है, हो है, खड़िया है, खोरसा है, सादानी है। अब वहां विवाद चल रहा है कि किसको राजभाषा बनाया जाए। अंततः उनको हिंदी को व्यवहारिक रूप में ही सही राजभाषा के रूप में स्वीकार करना। हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं, लेकिन हम अपनी भाषाई स्वतंत्रता के समर्थक हैं। हमें भारतीयता के धरातल पर हिंदी के प्रति आस्था व्यक्त करनी होगी, क्योंकि हिंदी जोड़ने वाली भाषा है, तोड़ने वाली भाषा नहीं। अब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया, असमी, कश्मीरी, मणिपुरी, नागा, बहुत सारी भारत में भाषा है। सब लोग अपनी डफली, अपना राग आलाप रहे हैं। हिंदी कभी अपनी डफली, अपना राग आलापने वाली भाषा नहीं। हम सबको जोड़कर चलने वाली भाषा, हमारी हिंदी जो है सबको जोड़कर चलने वाली भाषा है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान जब आते हैं विदेशों से सेवा देने तो हिंदी सीखते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, जैसे गाथा साथी की आपने अभी चर्चा की। बड़े बड़े फादर कामिल बोल के हिंदी के विद्वान बनते हैं। इसलिए हिंदी भारत की भाषा है, इसे अपने आप संवरने दो। ये कृत्रिम भाषा नहीं हो सकती है, क्योंकि बोलियों की समवाय है। सारी बोलियों को गंगा के समान अपने आप में समाहित करने वाली भाषा है। इसलिए गंगा के समान यह पवित्र भाषा हो कि नहीं हो, यह जीवंत भाषा है। इसकी जीवंतता बनी रहेगी, चाहे वो खड़ी बोली हिंदी हो, कि ब्रजभाषा हो, कि अवधी हो, कि अंग्रेजी क्यों न हो। इसमें इसकी इतनी पाचन शक्ति है ना, इसमें इतनी पाचन शक्ति है कि सैकड़ों भाषाओं की शब्दावली को साथ कर एकेडमी शब्द है सारा। अकादमी हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? अकादमी बोलते हैं। रिपोर्ट है, बैठे हुए पत्रकार महोदय आराम से हम लोग रपट कह लेते हैं। अब विद्यालय से जिनको चिड़ है, स्कूल तो बोलते ही है, स्कूल भी बोलते हैं। तो ये जो प्रगतिशील भाषा है, अब भाषा में प्रगतिशीलता होती है, वह विश्व भाषा बनती है। हिंदी प्रगतिशीलता की भाषा है, मानवता की भाषा है, इंसानियत की भाषा है। इसलिए हिंदी विश्व भाषा के रूप में समादृत है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। हमारे बीच में हिंदी पत्रकारिता के उभरते हुए उदयमान पत्रकार पंडित राकेश कुमार शर्मा जी हिंदुस्तान से आप पहुंचे हैं।
और वो एक वक्ता के रूप में भी यहाँ आमंत्रित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। और अमर उजाला जैसे बड़े अखबार के हमारे यहाँ पर ब्यूरो चीफ यहाँ विराज श्याम सुंदर ओझा जी, आपसे भी यहाँ पुराने एक सीनियर हमारे ब्यूरो चीफ और आ चुके हैं, और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, हमारे श्री चंद्र प्रताप सिकरवार जी, कृपया वो मंच पर आए। आदर सहित आपका सम्मान है, अभिनंदन है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे ऐसे व्यक्तित्व जो कि देश की सेना में एक अधिकारी कर्नल के रूप में कार्य कर चुके हैं और हिंदी के भी सेवी हैं, वो भी यहाँ पर आगरा से पधार चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। उनके साथ ही उनके कहना चाहिए कि दाहिने हाथ सुरेश वर्मा सर हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पर अपना स्थान मेरे बिल्कुल पास में ग्रहण करें, क्योंकि मुझे उनसे बल मिलता रहेगा। केंद्रीय विद्यालय की नौकरी में फौज के बीच में रहा हूं, इसीलिए फौजियों से ही बल मिलता है, वहां पर शिक्षा का कार्य कर सके। इसीलिए हमारे आदरणीय वर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और एक नाम और अभी तक हमसे छूटा हुआ था, डॉक्टर ओमेंद्र कुमार, बहुत बड़े नाटक की दुनिया के सशक्त हस्ताक्षर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कृपया वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। प्लीज हमारे चलिए पुनः चलते हैं हिंदी की उस अनंत यात्रा पर। आओ हम हिंदी बोले, आओ हम हिंदी बोले, कानों में मीठा रस घोले, मन मंदिर में श्रेष्ठ रस बोले, आओ हम हिंदी बोले। हिंदी की इस यात्रा में आइए चलते हैं नई विचारधारा की प्रति हमारी बहन डॉक्टर नीतू गोस्वामी की तरफ। आप कवियत्री हैं, ब्रजभूमि की एक सशक्त हस्ताक्षर। मेरा सभी वक्ताओं से एक छोटा सा अनुरोध है कि गागर में सागर बनना आप सबकी कला में शामिल है। कम शब्दों में अपनी बात हम रखें, काफी वक्ताओं को यहाँ बोलना है, मेरा अनुरोध। आइए पर जोरदार ताली से स्वागत करें डॉक्टर नीतू गोस्वामी। माँ मीना पांडे के चरणों में नमन करते हुए सभागार में उपस्थित और मंच पे मेरे सभी वरिष्ठ साहित्यकार मित्रजनों को प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं जिस श्रृंखला में बैठी हूँ, आप सभी से छोटी हूँ और अभी सीख ही रही हूँ, तो अभी मैं कुछ कह रही हूँ। मैं क्योंकि ब्रज से हूँ तो अपनी बात थोड़ा ब्रज की इस भूमि को नमन करते हुए प्रारंभ करूंगी। एक छंद ब्रजभाषा में आपके समक्ष रखती हूँ। या ब्रज धाम की लीला अनूठी है, या ब्रज धाम की लीला अनूठी है, वर्णों कहाँ तक वर्णी न जाए। सकल षष्ठी के पालन हारे जो ब्रज गोपिन संग रास रचाए। के नित्य वह यमुना पट रानी और फूल का दम्बन छाहा सुहाए। नित्य वह यमुना पट रानी और फूल का दम्बन छाहा सुहाए। और भक्ति मुक्ति यहाँ नृत्य करत है, सो वेद श्रुति या को पार न पावे। भक्ति मुक्ति यहाँ नृत्य करत है, सो वेद श्रुति या को पार न पावे। हम आज एक बहुत
विस्तृत विषय, व्यापक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदी के इस विश्वव्यापी होने पर मैं यहाँ पर दो चीजें रखूंगी। एक तो विश्व के दृष्टिकोण में बात कहूंगी और एक अपने भारतीय दृष्टिकोण में बात कहूंगी, यानी कि हमारे भारतीय क्षेत्र में जो हिंदी है। और हम पहली बात ये है कि बड़ी प्रसन्नता के साथ ये गर्व की अनुभूति हम कर रहे हैं कि आज हमारी जो हिंदी है वह व्यापक स्तर पर अपना प्रचार प्रसार कर चुकी है, अपना अस्तित्व गढ़ चुकी है, अपना स्वरूप संवार चुकी है। विश्व में आपको बता दूं कि लगभग 30 देशों से भी ज्यादा देशों में हिंदी का वर्चस्व बढ़ चुका है और 60 विश्वविद्यालयों में हिंदी पर काम किया जा रहा है, हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, हिंदी विषय को लिया जा रहा है। और एक बहुत और अच्छी बात बताऊं कि हिंदी हमारी राजभाषा है और फिजी की भी राजभाषा है। यह हमारे लिए परम गौरव की बात है। और एक और परम गौरव की बात मुझे ये लगी कि हमारे यहाँ मॉरिशस में हिंदी सचिवालय की स्थापना हुई है, जो हमारी हिंदी को उत्तरोत्तर प्रगति देने के लिए एक बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। बस दुखद कहीं लगता है तो हमें अपने भारतीय परिवेश में लगता है, बहुत पीड़ा होती है कि हम जब अपने भारतीय परिवेश में देखते हैं तो आज हमारे यहाँ लोग हिंदी में बात करने को ऐसा मानते हैं कि जैसे वो शिक्षित ही नहीं है। और बहुत बड़ी बात ना करूँ तो घरों में भी आप देखिए कि 2 बच्चे हैं और एक का हिंदी पर अधिकार है, दूसरे का अंग्रेजी पर अधिकार है, तो माता पिता भी उस बच्चे पर ज्यादा अपना आग्रह रखते हैं, ज्यादा अनुरक्ति रखते हैं, ज्यादा प्यार रखते हैं, लाड रखते हैं जो अंग्रेजी में बात करता है। उन्हें लगता है कि ये समाज में अच्छा बनने योग्य हो गया है, ये श्रेष्ठ है। तो जो हिंदी भाषी है, जो हिंदी बोलता है, वो घर से ही हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो मुझे बहुत छोटे में इस बात को मैं कह दूं कि हम यहाँ से जो लेके जा रहे हैं, हम घर परिवारों में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपने जो बच्चे हैं उनमें हिंदी में ही संस्कार दें, हिंदी की बात, हिंदी का ही उनको संवर्धन दें, उनके अंदर ये हीन भावना ना आने दें कि हिंदी कोई कमतर भाषा है। आप अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं और आप अगर सब्जी वाले के पास जाओ और अंग्रेजी में बात करो तो क्या वह आपकी बात समझ सकेगा? या आप विद्वान अपने आपको मानते हैं अंग्रेजी की भाषा बोलने पर और आप ये सोचते हैं कि मैं विद्वान हूं और मैंने अपनी अंग्रेजी भाषा में बात कही और उसका प्रभाव वहां तक गया, तो आप अपने अहम की तुष्टि तो कर सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं कि परम विद्वान हैं, लेकिन आप तब तक विद्वान नहीं हैं जब तक आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते। और आप तब पहुंचा पाएंगे जब आप उसको उसकी भाषा में, उसकी मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा में कहेंगे। भारतीय दर्शन ने यूं ही नहीं कहा कि सब निज भाषा उन्नति है, सब भाषण का मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ये फजूल। आओ हिंदी बोलें, हिंदी वर्ण करें, हिंदी को आत्मसात करें। समाचारों के साथ दैनिक प्रयोग में हिंदी के एक अच्छे कर्मयोगी मथुरा के भाई राकेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कृपया आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। अगर आप चाहें तो माइक एक वहां भी रखा है, वहां से जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आम जनजीवन की भाषा, आम कार्यशैली में भी हिंदी समाहित होती है। ऐसे हैं डॉक्टर रामेंद्र शर्मा जी आगरा से। मैं बुलाना चाहूँ आए और अपने उद्बोधन से हमें तृप्त करें। मंच को प्रणाम। माँ शारदे के समस्त पुत्रों और पुत्रियों को प्रणाम। बड़े सौभाग्य का दिन है आज। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला में अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। मुझे याद आते हैं वो दिन जब मैं केनरा बैंक में मंडल प्रबंधक के रूप में कार्यरत था और मुझे एक विशेष मार्केटिंग यानी विपणन का कार्य दिया हुआ था। तो सिंगापुर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुझे इसलिए उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैंक ने भेजा कि शर्मा जी आप जाइए और उस प्रशिक्षण कार्यक्रम को, चूंकि वो अंग्रेजी में ही होगा, आप जाइए, समझिए और फिर अपने बैंक में आकर
हमारे बैंक के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको हिंदी में उसे रूपांतरित करके और आप सबको वो दीजिए, तो निश्चित रूप से सिंगापुर जाने का मुझे मौका मिला। इसी तरह से एक बैंकिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं पेरिस भी गया और साहित्य के 2 कार्यक्रमों में मैं दुबई और आबू धाबी भी होके आया। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मैंने पाया, वाकई जो हमारे प्रवासी भारतीय वहां हैं, जो वहां की सरकारें हैं, भारत के प्रति और हिंदी के प्रति जो एक सकारात्मक नजरिया संपूर्ण विश्व में है, वो काबिल तारीफ। आज विश्व क्षितिज पर हिंदी के बढ़ते कदम पर हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का इतिहास करीब 1500 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है, जिसे आर्य भाषा अथवा देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ है। सभी लोग परिचित हैं कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवभट्ट होते हुए हिंदी भाषा का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमारे और आपके सबके समक्ष है। आधुनिक हिंदी के विकास को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से बहुत पहले कवि भारतेंदु जी ने लिखा था, मैडम ने भी बताया, कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय सूल। यदि आपको अपने हृदय का सूल मिटाना है, कष्ट मिटाना है, तो अपनी मातृभाषा में अपनी बात को कहना होगा। और यही कारण रहा कि सदियों की परतंत्रता से जकड़ी हुई मां भारती को मुक्त कराने में निज भाषा अर्थात हिंदी की मुख्य भूमिका रही। इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वतंत्रता सेनानियों की रगों में बह रहे वीरता के गर्म लहू में जो प्रवाह हिंदी ने पैदा किया, वह किसी अन्य भाषा ने नहीं किया। यद्यपि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका भी सराहनीय रही, तथा पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक यदि किसी भाषा ने स्वतंत्रता का शंख फूंका था, तो वह थी हमारी भाषा, हमारी हिंदी, एकमात्र हिंदी। 15 अगस्त, अब स्वतंत्रता के बाद की स्थिति पर आते हैं, तो 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र ने खुली हवा में सांस ली। संविधान सभा के गठन के साथ ही अपना देश, अपनी भाषा का विचार सभी के मन मस्तिष्क में कौंधने लगा। राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी, मैं यहां रेखांकित करना चाहूंगा कि राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी हिंदी को लेकर अनेक आपत्तियां, समर्थनों, विरोधों और विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को इस बात पर आम सहमति बनी और संकल्प पारित हुआ कि हिंदी को संविधान में राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकृत किया जाए। तदनुरूप संविधान के अनुच्छेद 343(1) में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह बहुत उत्तम हुआ कि कम से कम यह शब्द जोड़ दिया गया संविधान के इस अनुच्छेद में कि देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अन्यथा आज के इस मोबाइल के युग में जो हम अंग्रेजी या क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही हस्त्र हमारी हिंदी का होगा। परंतु हम इसे हिंदी का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संविधान सभा के गठन के प्रथम दिन से ही हिंदी राजनीति का शिकार हो गई। तभी तो अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। और अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह अधिनियम पारित करके 15 वर्षों के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कर सकती है। इससे और बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और देखिए, परंतु 15 वर्ष बीतने से पहले ही 1963 में राजभाषा अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम की एक धारा में बैंक में राजभाषा का भी मैंने कार्य देखा है। धारा 3(3)
ऐसी जोड़ी गई जिसमें सरकारी कार्यालयों के विभिन्न परिपत्र, संकल्प, घोषणाएं, सूचनाएं इत्यादि आधिकारिक रूप से द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में ही जारी किया जाना अनिवार्य है। अर्थात अनंत काल के लिए अंग्रेजी को हिंदी के साथ में जोड़ दिया गया। हम अंग्रेजी को अलग नहीं कर सकते उस अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत देश को भाषाई आधार पर 3 भागों का, खा, गा में बांट दिया गया और यहाँ भी राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को लेकर अलग अलग लक्ष्य और मानक तैयार किए गए। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में तो हिंदी आज भी अंग्रेजी की सहचरी बनने को तरस रही है। क्यों? क्योंकि इन न्यायालयों में आज भी कामकाज मात्र अंग्रेजी में ही होता है। हमारे देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदी का कुछ नहीं हो सकता। परंतु स्वतंत्र प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे देश के साहित्यकारों, लेखकों, कवियों और लोक कलाकारों ने हिंदी भाषा को जन जन की भाषा बनाने का जो बीड़ा उठाया है और उठा रहे हैं, आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि भारत के प्रत्येक कोने में, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एकमात्र हिंदी ही ऐसी भाषा है जो बोली जाती है, समझी जाती है और पढ़ी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, जैसा कि आदरणीय ने बताया था, विश्व की सर्वोत्तम लिपि है। देवनागरी लिपि विश्व की सर्वोत्तम लिपि है और इसका व्याकरण पूर्णतः वैज्ञानिक है। तभी तो हम प्रत्येक उच्चारित किए जाने वाले शब्द को देवनागरी में सहजता से ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। यह एक ऐसी लिपि है कि जिसमें विश्व के प्रत्येक भाषा को उच्चारणानुसार ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। हमें अपनी हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि पर गर्व है। हिंदी को विश्व क्षितिज पर स्थापित करने में संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों में बसे हुए हमारे प्रवासी भारतीयों और विश्व हिंदी सम्मेलनों का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी परिचित हैं कि अब तक कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर, भारत से प्रारंभ हुआ। तदुपरांत 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन, दूसरा सम्मेलन 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में, तीसरा 1983 में नई दिल्ली में, चौथा 1993 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में, पांचवा 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद में और छठवां सम्मेलन 1999 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में और सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 में पारामारिबो, सूरीनाम में, आठवां सम्मेलन 2007 में न्यूयॉर्क, यूएसए में और 9वां 2012 में जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में, 10वां 2015 में भोपाल, भारत में, 11वां 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में और विगत 12वां सम्मेलन 2023 की फरवरी में फिजी में संपन्न हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने, समय समय पर हिंदी की विकास यात्रा का आकलन करने, लेखक व पाठक दोनों के स्तर पर हिंदी साहित्य के प्रति सरोकारों को दृढ़ करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण और महत्वपूर्ण रिश्तों को और अधिक गहराई से मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से संपूर्ण विश्व भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ और हिंदी प्रेमी जुटते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलनों में जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं पारित प्रस्तावों का परिणाम है कि वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी का विकास, हिंदी के कीबोर्ड, हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक पहल की गई है। इस साल जो सम्मेलन हुआ है, विश्व हिंदी दिवस की थीम पर पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये थीम रखी गई है, जो इस बात का द्योतक है कि हिंदी संपूर्ण विश्व में नवीनतम तकनीकी को लेकर साथ चलने में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान भी आप और हम सभी जानते हैं कि विश्व में हिंदी को बढ़ावा देने, उसका प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बड़े ही गर्व की बात है कि आज संपूर्ण विश्व में हिंदी ने जो मुकाम पाया है, इतनी तेजी से वह मुकाम विश्व की किसी अन्य भाषा ने नहीं पाया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के इस दौर में हम साहित्यकारों, कवियों, आलोचकों, समालोचकों, लोक कलाकारों और संपूर्ण विश्व में फैले हुए समस्त भारतीयों की यह जिम्मेदारी है कि हम अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा
हिंदी को और देवनागरी लिपि को अधिक से अधिक प्रयोग में लाएं, क्योंकि किसी ने सत्य ही कहा है कि अपने रत्नाकर के रहते, अपने रत्नाकर के रहते किसकी धारा के बीच में हैं। हम इतने निर्धन नहीं कि भाषा से गैरों का कर्ज हैं, हम इतने निर्धन नहीं कि भाषा से गैरों का कर्ज हैं। धन्यवाद। कवि होने के नाते मेरे हृदय में हिंदी के प्रति एक कविता मैंने रची है, वो और आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा इस मंच से। 2 मिनट की रचना है और उसको मैंने कुंडली छंद में लिखा है। आप सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद चाहूंगा। हिंदी के उत्थान को करते हैं कुछ काम, प्रस्तुत है काव्यांजलि माँ वाणी के नाम। माँ वाणी के नाम छंद सोरठा लिखते, चौपाइयां गीत गीत का मुक्तक रचते। कह रवि समझाए कि अनुस्वार है बिंदी और विश्व पटल पर छाए देश भारत की हिंदी। विश्व पटल पर छाए देश भारत की हिंदी की लिपिनागरी देवलिपि कहलाए। हिंदी की लिपिनागरी देवलिपि कहलाए और सर्वोत्तम है व्याकरण, जो बोलो लिख जाए। जो बोलो लिख जाए शुद्ध उच्चारण करते और सकल विश्व का भाष्य नागरी में लिख सकते। कहे रवि समझाए कि जब तक सृष्ट है जिंदी, कहे रवि समझाए कि जब तक सृष्ट है जिंदी, साहित्य की सरताज क्षितिज में चमके हिंदी। साहित्य की सरताज क्षितिज में चमके हिंदी। और अगला बंद देखिए कि हिंदी के साहित्य का अनुपम है इतिहास। हिंदी के साहित्य का अनुपम है इतिहास। सूर सूर तुलसी शशि उड़गुन केशवदास, उड़गुन केशवदास रहीम खान कबीरा, अज्ञेय निराला पंत गुप्त नीरज महावीरा। कहे रवि समझाए बृहद जितनी कालिंदी, मथुरा की कालिंदी, आगरा की कालिंदी, आप माँ यमुना के लिए मेरा नमन है कि कहे रवि समझाए बृहद जितनी कालिंदी और कोटिक साहित्यकार समृद्ध है इतनी हिंदी। कोटिक साहित्यकार, इतने साहित्यकार आपको किसी अन्य भाषा में, विश्व की किसी भी भाषा में इतने साहित्यकार नहीं मिलेंगे जो हमारी हिंदी में है। और अंतिम मंत्र रख रहा हूं कि हिंदी सी भाषा नहीं जग में कोई और। हिंदी सी भाषा नहीं जग में कोई और, फिर भी अपने देश में झेल रही क्या दौर। फिर भी अपने देश में झेल रही क्या दौर, सभी को याद दिलाते और हिंदी को अपनाओ, हिंदी दिवस मनाते। हिंदी को अपनाओ, हिंदी दिवस मनाते। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। और देखिए कि कहे रवि समझाए ज्यों शिव वाहक नंदी, भगवान शिव का आराधन करते हुए कहता हूं कि कहे रवि समझाए ज्यों शिव वाहक नंदी, हो भारतीय संस्कृति की संवाहक हिंदी। हो भारतीय संस्कृति की संवाहक हिंदी। धन्यवाद। आपके सम्मान के लिए श्री रामेंद्र कुमार शर्मा रवि जी के सम्मान के लिए आइए रवि जी। अंतरराष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र भारत अखिल भारतीय प्रेस संस्कृति मथुरा के सेंटर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आम जनजीवन की भाषा, आम कार्यशैली में भी हिंदी समाहित होती है। ऐसे हैं डॉक्टर रामेंद्र शर्मा जी आगरा से। मैं बुलाना चाहूँ आए और अपने उद्बोधन से हमें प्रबंधक को हम इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत कर संस्था आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बड़े बड़े लोग और दो लोगों का सम्मान जिनका करना है। शास्त्री जी ये भी लगे लगा शास्त्री जी सम्मान पत्र लेके आए हैं। शर्मा वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवी को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अलंकृत करते हुए संस्था आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए राकेश जी, आदरणीय शेखरवार जी से भी अनुरोध है कि आप भी थोड़ा सा सहयोग करें। सभी गोपाल जी, ओझा जी भी। अध्यक्ष जी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए इसको। लाइए अगले लाइए। लो जी आगे पहना ले। ये सब हो गया। अभी नहीं हुआ मैडम।
मेडल दिया कि बेटा है ना? जरा मैं भी आ रहा हूँ सब। हाँ आइए आइए अभी आइए इसमें हाथ आइए और आइए मेरी भी गिनती कर लेना कहीं ना कहीं टुकड़ों। चलो बधाई। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति के भारत अखिल भारतीय वृत्त संस्कृति मथुरा की संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत हिंदी साहित्य में लोक संस्कृति के विश्व स्तर पर स्थापित करने के अतुल्य योगदान में डॉक्टर अधीर सिंह पाल, प्रधान संपादक सौरभ हिंदी पत्रिका न्यूयॉर्क अमेरिका, हिंदी सलाहकार समिति संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, निवासी इंद्रपाल पालम नई दिल्ली को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करते हुए संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लो दीना ये अच्छा है ये तो ये पड़ोसी धर्म ठीक है। लगे तो सही मध्यपुरा वालों ने दिया है। ये पहले सब दे देते हैं। चलिए तो ठीक है चलिए मैं पहना दूं। और क्या उनकी तरफ से कोई बात नहीं आ जाता है वो ऐसे जो पकड़ते हैं वो जो प्लेयर्स पकड़ते हैं। या के बाद भारत अखिल भारतीय वृत्त संस्कृति केंद्र मथुरा की संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत हिंदी साहित्य की काव्य शैली को विश्व स्तर पर स्थापित करने के अतुल्य योगदान हेतु प्रोफेसर डॉक्टर नीतू गोस्वामी वरिष्ठ प्रवक्ता हिंदी साहित्यकार व शिक्षाविद को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत करते हुए संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। लीजिए सर, पाल साहब एक मिनट हाँ हाँ इनके वो हैं लीजिए सर। आप भी तो आ जाइए संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप से फोटो फोटो अलग बात है लेना, संयुक्त रूप से ऊपर आ जाइए यहाँ पर। क्योंकि इनके बढ़ाने में आपका पूरा हाथ है और आपको बढ़ाने में इनका हाथ है। आप आगे आ जाओ और थोड़ी जगह कर लेते हैं। बिना आपके नहीं। अब लगाइए सब। अब हाथ लगाइए ये संस्कृति के मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत हिंदी साहित्य को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए अतुल्य योगदान हेतु प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह वरिष्ठ साहित्यकार एवं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार पीजी सेंटर सहरसा को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत करते हुए संस्था के उज्ज्वल भविष्य की लीजिए सर आगे बढ़िए हाँ ले लीजिए सर हाँ हाँ आइए। हाँ इनको लेना बेटा, ये नाम कह रहे थे। हाँ बिल्कुल ऊपर डाले अच्छा है। दोनों हाथों में लड्डू हुआ करते थे पहले, अब दोनों हाथों में सम्मान है।
अखिल भारतीय प्रेस संस्कृति केंद्र मथुरा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत हिंदी साहित्य की काव्य शैली को विश्व स्तर पर स्थापित करने का तुल्य योगदान हेतु प्रोफेसर डॉक्टर नीतू गोस्वामी वरिष्ठ प्रवक्ता हिंदी साहित्यकार व शिक्षाविद को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत करते हुए संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। लीजिए सर, पाल साहब एक मिनट हाँ इनके वो हैं प्लीज सर, आप भी तो आ जाइए संयुक्त रूप से। संयुक्त रूप से लेना फोटो, फोटो अलग बात है लेना, संयुक्त रूप से ऊपर आ जाइए यहाँ पर। आओ जाओ, क्योंकि इनके बढ़ाने में आपका पूरा हाथ है और आपको बढ़ाने में इनका हाथ है। आप आगे आ जाओ और थोड़ी जगह कर लेंगे। बिना आपके नहीं। अब लगाइए सर, अब हाथ लगाइए, ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र भारत अखिल भारतीय प्रेस संस्कृति मथुरा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत हिंदी, बांग्ला, अवधी, भोजपुरी गायन शैली को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए अतुलित योगदान हेतु श्रीमती सपना बनर्जी गजल, दादरा, ठुमरी व सुगम संगीत की वरिष्ठ गायिका निवासी सिविल लाइन्स आजमगढ़ को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत करते हुए संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। आइए हाँ इनकी केवल आराम से आइएगा, गिर जाए आराम से। हाँ, तुम्हारे गिरने से डर लगता है। अरे नहीं, कई बार गिर चुकी है। ताली तो बजाते रहिए सर, थोड़ा थोड़ा ताली बजाना है बहुत जरूरी। ये इसके बाद हम चलते हैं रंगकर्म की तरफ। अभी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र भारत अखिल भारतीय प्रेस संस्कृति मथुरा के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत हिंदी साहित्य की नाट्य शैली को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए अतुलित योगदान हेतु श्री डॉक्टर ओमेंद्र कुमार वरिष्ठ रंगकर्मी, फिल्म एंड टीवी सीरियल अभिनेता, नाट्य निर्देशक निवासी कानपुर को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत करते हुए संस्था की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अच्छा ये दोनों हाथ में थोड़ा सा ऐसे देश के स्वतंत्रता संग्राम से विशेष जुड़ाव रखने वाली भूमि आजमगढ़ से श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी। आइए सर। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र भारत अखिल भारतीय प्रेस संस्कृति मथुरा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत हिंदी साहित्य की गद्य व पद्य शैली को विश्व स्तर पर स्थापित करने के अतुल्य योगदान हेतु श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ साहित्यकार व ओजस्वी कवि
आजमगढ़ उत्तर प्रदेश भारत को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अलंकृत करते हुए संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोनों हाथों में पकड़ते हैं ना, मैंने कहा था ना दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू। इसके बाद श्री हीलालाल पांडे जी, शिक्षा शास्त्री, समाज सेवक व सदस्य, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति केंद्र भारत एवं अखिल भारतीय नृत्य संस्कृति मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला सम्मेलन 2023 के अंतर्गत हिंदी साहित्य व नर नारायण सेवा को विश्व स्तर पर स्थापित करने, समाज उत्थान में अतुलित योगदान देने हेतु श्री हीलालाल पांडे निवासी उत्तम नगर नई दिल्ली को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड